दोस्तों लोको पायलट की आंसर की आ जाने के बाद आपने भी लोको पायलट के साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है? यदि नहीं की है तो अभी से शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए लगातार डेली दोपहर 12 बजे साइको की क्लासेस आपके लिए लगातार लगाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसी सीरीज में आज फिर आपके लिए एक क्लास में लेकर आया हूं जिसमें आप पढ़ेंगे रो और कॉलम टेस्ट के बारे में, या जिसको हम टेबल टेस्ट भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको किस तरीके से उसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विद इन टाइम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आपका QES टेक्निकल एकेडमी में और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एट QES। तो दोस्तों लगातार आपके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट की लगातार 5 क्लासेस देने के बाद, जो कि मेमोरी बेस्ड टेस्ट की थी 5 क्लासेस, उसके बाद अब आप तैयार हो जाइए उस मेमोरी के लिए जो टेस्ट हम लाइव कराने वाले हैं उसके लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी आपके लिए लाइव टेस्ट आने वाला है मेमोरी के लिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अब ये जो क्लास है क्लास नंबर 6 वो है आपकी फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट आपका दूसरे नंबर का टेस्ट है जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में पूछा जाता है, जिसमें फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपसे 2 प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला है आपका टेबल और रो कॉलम टेस्ट और दूसरा होता है आपका क्लॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में हम फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के फर्स्ट टाइप यानी कि टेबल और रो कॉलम टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कितना टाइम इसमें दिया जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन उसको पूछे जाते हैं, कैसे उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यदि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाएंगे टोटल 10। जी हाँ दोस्तों, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें और टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा 5 मिनट का। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और इस 5 मिनट के अंदर इस पंक्ति या रो कॉलम टेस्ट या टेबल टेस्ट से रिलेटेड आपको 10 सवालों का जवाब देना होगा। जी हाँ दोस्तों, और मेमोरी टेस्ट में जिस तरह से आपको एक आकृति एक चित्र दिखाया जाता था और 2 मिनट के बाद वो हट जाता था, टेबल टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपके सामने ही रहेगी और इसी में देख करके आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में। टेबल आपके सामने से हटने, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर टेबल भी क्या सामने से हट जाएगी। जी नहीं दोस्तों, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो आकृति आपके सामने से हटेगी वो केवल और केवल मेमोरी टेस्ट में हटेगी, बाकी किसी भी टेस्ट में कोई भी आकृति या चित्र आपके सामने से नहीं हटेगा। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उनका हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टेबल या रो कॉलम टेस्ट को याद रखने के लिए आपको सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान देना है। डायरेक्शन, दिशा मतलब जैसे राइट में जाना है तो किधर मुड़ना है, लेफ्ट में जाना है तो किधर मुड़ना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। राइट लेफ्ट में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यदि आप ये वाला टेबल आप ले रहे हो तो ये टेबल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। यहां पर इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं कि आपको 10 प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे और किस किस टाइप के पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जो है देने होंगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, इसीलिए इस टेस्ट का नाम होता है डायरेक्शन टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। यानी कि आपको कोई डायरेक्शन दी जाती है, दिशा दी जाती है कि आप इधर चलना है आपको, तो आपको उधर चलना है और तब आपको उसमें आंसर देना होता है। रेलवे बोर्ड इस टेस्ट के को लेकर के आपको डायरेक्शंस को फॉलो करने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता जो है वो चेक करने की कोशिश करता है दोस्तों, कि आप कितने कम समय में उस डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं रेलवे बोर्ड को। इसीलिए ये टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाता है। और अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप जो भी क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए बोलूंगा वो क्वेश्चन आपको यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आप भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और साथ ही
जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। आप जैसा कि इस टेबल में देख सकते हो, ये आप देख सकते हो स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4 और स्तंभ 5, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। साथ ही इस डायरेक्शन में आपको ये दिया हुआ पंक्ति यानी कि रो, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4 और पंक्ति 5, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 तो कॉलम दिए हैं यानी कि 5 स्तंभ दिए हैं और 5 ही आपको पंक्तियां दी हैं। उसके अंदर आप देख सकते हो A B C D E तक जो है अल्फाबेट्स आपके लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा, या तो A होगा, या तो B होगा, या C, या D, या E। ठीक है, इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। अब वो आंसर आपको देना कैसे है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं यहां पर आपके लिए उस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्तंभ 4 के नीचे और पंक्ति 4 के सामने अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बात आई समझ। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हुए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाए आपको बिल्कुल वैसा वैसा करना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, स्तंभ 4 के नीचे, तो स्तंभ 4 कौन सा है हमारा, स्तंभ 4 ये है। ठीक है, यानी कि जो आपका कॉलम नंबर 4 है वो ये है। तो कॉलम 4 के नीचे, तो आपको नीचे जाना है सबसे नीचे। ठीक है, स्तंभ 4 के नीचे, स्तंभ 4 के नीचे आ गए और आगे क्या लिखा है, पंक्ति 4। ठीक है, तो स्तंभ 4 के नीचे और पंक्ति 4। ठीक है, यानी कि यहां से खिसकते हुए आपको यहां तक आना है। स्तंभ 4 के नीचे पंक्ति 4 तक पहुंचना है आपको। ठीक है, पंक्ति 4 के सामने अक्षर के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। अब आप यहां पहुंच गए पंक्ति 4 में। ठीक है, पंक्ति 4 के बाएं तीसरा, सामने बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो जब यहां पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, राइट साइड है, और ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है, यानी कि ये दायां है और ये बायां है। तो पूछा है कि पंक्ति 4 कॉलम 4 के नीचे पंक्ति 4 में जहां आप पहुंचे हो उसके लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। तो यहां से हम पढ़ेंगे तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन सा आंसर आ जाता है दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है सी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान से उसको समझिए। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन में बोला है स्तंभ 4 के नीचे पंक्ति 4, स्तंभ 4 के नीचे पंक्ति 4, यहां पहुंचिए। उसके लेफ्ट में तीसरे नंबर का जो लेटर है वो कौन सा है, तो इसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर सी आता है। तो आपका आंसर हो गया सी। बात आ गई समझ में दोस्तों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहां पर स्क्रीन में आपके सामने होगा। पंक्ति 3 के सामने, देखिए दोस्तों, जल्दी करने का तरीका यह है कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और वो काम करते जाइए। जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पंक्ति 3 के सामने 5वें अक्षर। तो पंक्ति 3 के सामने 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, यहां पहुंच गए। उंगली साथ के साथ चलनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, उंगली को चलाते रहिए। ये समय में, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। जी हाँ, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और उंगली को साथ साथ टेबल पर चलाते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो पंक्ति 3 के सामने 5वें अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर है, पंक्ति 3 के सामने 5वें अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर है, कौन सा है, सी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाता है, सी हो जाता है दोस्तों। बात हुई क्लियर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ या पंक्ति 2 के सीधे चलकर स्तंभ 4 के ऊपर, पंक्ति 2 के सीधे चलकर स्तंभ 4 यानी कि यहां तक पहुंचना है, के ऊपरी तल, स्तंभ 4 के ऊपरी तल यानी कि यहां पहुंचिए। ठीक है, ऊपरी तल पर पहुंचे, उसके बाद बाएं यानी कि लेफ्ट चले और पंक्ति 1 पर पहुंचे, यानी कि इसके लेफ्ट चलना है और पंक्ति 1 तक पहुंचना है। ठीक है, पहुंचे और उसके नीचे चलकर पंक्ति 5, और उसके नीचे चलकर पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर होगा। तो आंसर हो गया आपका, क्या होगा, आंसर ए हो जाता है दोस्तों। बात आगे समझ में। देखिए कहां से चलना शुरू किया, कहां से घुमा करके आपको यहां आकर के आंसर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको इसी तरीके से घुमाएगा और घुमाने के बाद आपको फाइनली पहुंच करके जो लेटर आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही है इसको जल्दी सॉल्व करने की। क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़िए और उंगली को उस टेबल पर चलाइए। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व होगा। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं। पंक्ति 2 के सीधे चलकर स्तंभ 4, पंक्ति 2 के सीधे चलकर स्तंभ 4 के ऊपरी तल पर पहुंचे, ऊपरी तल पर पहुंचे, उसके बाद लेफ्ट चले, उसके बाद लेफ्ट चले और पंक्ति 1 पर पहुंचकर नीचे की ओर चलकर पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर होगा। तो कौन सा अक्षर है, ए है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। आई थिंक समझता हूं कि क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप यहां पर देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा।
स्तंभ 2 के नीचे चलकर डी पर पहुंचे। स्तंभ 2 ये है आपका कॉलम, ठीक है। स्तंभ 2 के नीचे चलकर डी पर पहुंचे और उसके दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, तो उसके दाएं दूसरा कौन सा है, बी है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया कि स्तंभ 2 के नीचे चलकर डी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाता है आपका, बी हो जाता है। तो चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया बी। यहां पर दोस्तों स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं, गलती यह होती है कि क्वेश्चन में लिखा है स्तंभ 2 के नीचे चलकर, ठीक है, तो स्तंभ 2 के नीचे चलना है, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में वो क्या करते हैं, पंक्ति 2 के नीचे चलते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो पंक्ति 2 पे पहुंच जाते हैं, यानी स्तंभ की जगह पंक्ति पर पहुंच जाते हैं। तो ये आपकी गलती होती है। तो इसीलिए आपको पंक्ति और स्तंभ यानी कि कॉलम और रो को अच्छी तरीके से फॉलो करना है जैसे क्वेश्चन में आपको कहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर ई, स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर स्तंभ ई के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर है, ई के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर है, कौन सा है, सी है। आंसर हो गया कौन सा, सी हो गया, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखिए, पंक्ति 3 के सामने चौथा अक्षर, पंक्ति 3 के सामने चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, चौथा अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर है, इसके दाएं, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, यानी कि दायां ये हो गया, बायां ये हो गया। तो पंक्ति 3 के सामने चौथे अक्षर के दाएं में कौन सा अक्षर है, आंसर हो गया आपका बी। यहां पर बात आई समझ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है आपका, पंक्ति 1 के सीधे चलकर, पंक्ति 1 के सीधे चलकर स्तंभ 4 के सबसे नीचे की ओर मुड़े, स्तंभ 4 के सबसे नीचे की ओर मुड़े, ठीक है, सबसे नीचे की ओर मुड़ गए। उसके बाद क्या कह रहा है, और पंक्ति 5 के सामने कौन सा अक्षर होगा, तो पंक्ति 5 नीचे मुड़ गए, यहां आ गए पंक्ति 5, तो पंक्ति 5 के सामने कौन सा अक्षर है मुड़ने के बाद, कौन सा हो गया आपका आंसर, बी हो गया। बात आई समझ में, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पंक्ति 1 के सीधे चलकर स्तंभ 4, पंक्ति 1 के सीधे चलकर स्तंभ 4, ठीक है, स्तंभ 4 के नीचे पंक्ति 5 के नीचे पंक्ति 5 के सामने, पंक्ति 5 के सामने कौन सा अक्षर है। आपको मुड़ने को नहीं कहा गया है पंक्ति 5 पर पहुंचने के बाद, तो आप कहां पहुंचे हो, बी पर पहुंचे हो। तो पंक्ति 5 के सामने कौन सा अक्षर हुआ, कहां पहुंचे आप, बी पर पहुंचे, तो आंसर हो गया यहां पर बी। बात आ गई समझ में दोस्तों। क्वेश्चन में ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन आपको घुमा करके कहीं जहां पर भी लास्ट स्टॉप जहां पर आपका होगा वही आपका आंसर होगा। इसमें हम घूम करके यहां पहुंचे, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई। तो 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, स्तंभ 5 के नीचे की ओर चलकर पंक्ति 5, तो स्तंभ 5 ये है, ठीक है, स्तंभ 5 के नीचे की ओर चलकर पंक्ति 5, पंक्ति 5 पे आ गए, ये आपकी पंक्ति 5 है, स्तंभ 5 के नीचे चले और पंक्ति 5 पर आ गए, ठीक है। पंक्ति 5 के सामने के अक्षर के विकर्ण में सबसे पहला अक्षर कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन समझने वाला है। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्तंभ 5 के सबसे नीचे पंक्ति 5 के सामने पहुंचिए और इसके विकर्ण कौन सा होता है, डायगोनल, यानी कि ये विकर्ण में जब आप चलोगे, आपको अब विकर्ण बोला है तो ऐसे चलना है आपको, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं चलना है, विकर्ण वाला है तो ऐसे चलना है। और जब आप ऐसे चलोगे तो सबसे पहला अक्षर कौन सा पड़ेगा, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां से जब आप इधर की साइड में चलोगे विकर्ण में, डायगोनल में, तो पहला जो अक्षर है वो कौन सा होगा, डी होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। बात आ गई समझ में दोस्तों। तो इस चीज का भी आपको याद रखना है, लेफ्ट राइट के साथ साथ आपको विकर्ण यानी कि डायगोनल भी चलने को बोल सकता है और उस चीज का ध्यान रखते हुए आपको सवाल का आंसर देना है। तो बात क्लियर हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, स्तंभ 3 के नीचे पंक्ति 4, तो स्तंभ 3 है उसके नीचे पंक्ति 4 ये रही, ठीक है, तो यहां पहुंच गए हम। पंक्ति 4 के सामने अक्षर, पंक्ति 4 के सामने के अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, स्तंभ 3 के नीचे पंक्ति 4 के सामने जो अक्षर है, ठीक है, उसके तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा, तो इसके तुरंत नीचे कौन सा अक्षर है, ई अक्षर है। बात आई समझ में दोस्तों। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए कि स्तंभ 3 के नीचे पंक्ति 4 के सामने जो अक्षर है उसके तुरंत नीचे कौन सा अक्षर है, तो तुरंत नीचे कौन सा है, ई है। आंसर हो गया आपका ई। बात आ गई दोस्तों समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर मध्य में कौन सा अक्षर होगा? जी हां दोस्तों, उल्टे क्रम में भी लिखवाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन यहां पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है कि किसी पंक्ति को या किसी कॉलम को, पंक्ति को या रो कॉलम में से किसी को भी आपको उल्टा लिखने को बोल सकता है, उसका मध्य पूछा जा सकता है। तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, इसमें उल्टा पुल्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लेटर हैं, 5 लेटर, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, अब यदि इन दोनों को उठा के इधर, अगर आप इधर से भी पढ़ोगे तब भी बीच में ई आएगा, और इधर से पढ़ोगे तब भी बीच में ई आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा पंक्ति 5 के लिए है, तो पंक्ति 5 में जो मिडिल लेटर होगा, बीच का जो लेटर होगा, कौन सा होगा? ई होगा। अब चाहे इधर से पढ़ लो तब भी ई आएगा, चाहे उल्टा पढ़ लो तब भी ई आएगा। बात आ गई समझ में दोस्तों? और दूसरी बात, जब आपको उल्टा करने के लिए कहा जाए तो जब आप सीधे चलते हो तो इधर से पढ़ते हो, जब उल्टा करने के लिए कहा जाए तो आप इधर से पढ़ना शुरू कर दो, तो भी आंसर आपको सटीक आएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन यदि कॉलम के बारे में कहा गया होता कि स्तंभ 5 में को उल्टा लिखने पर मध्य में कौन सा लेटर आएगा, तो स्तंभ 5 के लिए कौन सा आंसर हो जाता आपका? 2 ऊपर बी हो जाता। उल्टा पढ़ेंगे तो भी बी आएगा, सीधा पढ़ेंगे तो भी बी आएगा तीसरे नंबर पर। ये मिडिल का हो जाता आपका आंसर। बात समझ में आ गई? लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पंक्ति 5 में को उल्टा करने पर मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? आपका आएगा ई। तो 10वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है ई। तो दोस्तों देखा आपने कि रो कॉलम टेस्ट को हम कितनी आसानी से समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको सिर्फ एक काम करना होगा। काम सिर्फ इतना सा है कि जो क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है दोस्तों, उसको आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, टेबल पर अपनी उंगलियां चलाते जाइए। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, टेबल पर अपनी उंगलियां चलाते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे उंगलियां अपनी चलाते जाइए, और राइट और लेफ्ट यानी कि दायां और बायां, इस दिशा का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखनी होगी, अगर स्तंभ कहा है तो गलती से आप पंक्ति पे चलना शुरू ना कर दें। अगर कॉलम कहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रो से गिनना शुरू कर दे रहे हैं। तो स्तंभ और पंक्ति, रो और कॉलम, इन चीज का भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में स्तंभ कहा है या कॉलम कहा है। यही 2 टिप मैं आपको देना चाहता हूं रो कॉलम टेस्ट के बारे में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समय के अंदर ही, अगर 5 मिनट का समय, जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम 5 मिनट होगा, 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 5 मिनट क्या, आप 4 मिनट में भी ये क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको करनी होगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। जी है, और प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या होगा। टेट के आपको प्रैक्टिस करते समय एक बात का याद रखना है कि यदि आपके पास कोई पर्टिकुलर लाइव टेस्ट नहीं है, यदि आप किताब से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके मोबाइल में या घड़ी में, किसी में भी यदि टाइमर दिया हुआ है, तो जो टाइम हम आपको बता रहे हैं उस टाइमर को उस घड़ी में या उस मोबाइल में टाइमर 5 मिनट का सेट कर लीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप क्वेश्चन करना शुरू करें वैसे ही उस टाइमर को ऑन कर दीजिए। ठीक है, और हमारी टिप को फॉलो करिए। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जाए अपनी उंगली उस कॉलम पर, टेबल पर आप चलाते रहिए और आंसर देते रहिए। ठीक है, तो टाइमर को अपने साथ में रखिए, घड़ी को अपने साथ में रखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। देखिए विद इन टाइम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि अब आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन 1 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद चौथे दिन आप गारंटी से विद इन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम के अंदर भी आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर चाहे वो कोई सा भी टेस्ट हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट का, फॉलोइंग डायरेक्शन हो, मेमोरी हो, ठीक है, कंसंट्रेशन टेस्ट हो, कोई भी आप कोई भी विद इन टाइम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। किताब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको मोबाइल में आप उसको टाइमर अपने साथ रखिए, उतने ही समय का टाइमर उसमें लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यही समय है, यदि अभी आप तैयारी में नहीं जुटेंगे साइको के लिए तो साइको की परीक्षा में जो कंपटीशन है उसमें आप पिछड़ जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, समय पे सारी टेस्ट को निकालना और हर टेस्ट में 42% लाना बहुत जरूरी है आपको आगे फॉलो करने के लिए। जी 42% मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। यानी कि जैसे 42% तो मिनिमम है,
तो आपको ज्यादा स्कोर करना होगा ताकि आपकी मेरिट जो रिटन टेस्ट यानी कि पार्ट ए की मेरिट है उसमें से जो भी मार्क्स आपके आएंगे 70% आपको मार्क्स उसमें से लिए जाएंगे और साइको में जितने मार्क्स आएंगे उसमें से 30% आपके लिए जाएंगे, तब दोनों को मिलाकर के आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। इसलिए स्कोर का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का टेस्ट नंबर 2 जिसे हम कहते हैं क्लॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।